Hello students, today we'll discuss about chromosome यानी गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र क्या है? कोशिका में या केंद्रक में पाए जाने वाला एक तंतुनुमा संरचना होती है। ठीक है, केंद्रक में पाई जाने वाली एक तंतुनुमा संरचना होती है जो कि महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कुछ प्रयोगों में देखा कि जो कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं रासायनिक पदार्थों द्वारा संचालित होती हैं, और वो रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने बता दिया भाई कि डीएनए जो होता है आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन ये आनुवंशिक पदार्थ पाया कहाँ जाता है? ये क्वेश्चन आया दिमाग में कि भाई डीएनए आनुवंशिक पदार्थ तो है, लेकिन कहाँ पाया जाता है? कोशिका में जो आनुवंशिक क्रिया हो रही है वो रासायनिक पदार्थ के कारण हो रही है, तो वो रासायनिक पदार्थ कहाँ पे उपस्थित है, किस संरचना में उपस्थित है? तो इन सारी इंपॉर्टेंस को देखते हुए जो है गुणसूत्र की खोज का कारण बना। ये सारी इंपॉर्टेंस होती है गुणसूत्र की खोज का कारण बना। ठीक है, तो सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सी नगेली ने सर्वप्रथम जो पादप की कोशिकाएं थी उन पादप की कोशिकाओं में छड़ समान संरचनाओं को देखा। ठीक है, किसने देखा? सर्वप्रथम सी नगेली ने पादप की कोशिकाओं में छड़ समान संरचनाओं को देखा। ठीक है, लेकिन उन्होंने गुणसूत्र नाम नहीं दिया, उनको भी कुछ भी नाम नहीं दिया, केवल सर्वप्रथम उन्होंने छड़ समान संरचनाओं को देखा। ठीक है, उसके पश्चात साइंटिस्ट आए हाफमिस्टर ने क्या बताया? हाफमिस्टर ने बताया कि जो पादप की पराग मात्र जो कोशिकाएं होती हैं, पोलन मदर सेल, यानी कि पराग मात्र कोशिकाएं, उन पराग मात्र कोशिकाओं में किसको बताया? गुणसूत्र को बताया। किसको बताया? गुणसूत्र को बताया। तो जो पराग मात्र कोशिकाएं थी ना, पादप में भी कौन सा पादप था? ट्रेडेस्केंसिया पादप, ट्रेडेस्केंसिया पादप। तो हाफमिस्टर जो थे, हाफमिस्टर ने ट्रेडेस्केंसिया नामक पादप की जो पराग मात्र कोशिकाएं थी उनमें गुणसूत्र को देखा सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम किसने देखा? हाफमिस्टर ने। किसमें देखा? ट्रेडेस्केंसिया पादप की पराग मात्र कोशिकाओं में। ठीक है, उसके पश्चात एक साइंटिस्ट आए स्ट्रासबर्गर ने जो गुणसूत्र सूत्र समान संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित थे उनको किसके रूप में बताया? सूत्र समान रचनाओं के रूप में बताया कि भाई जो गुणसूत्र हैं वो किसके रूप में होते हैं? धागे समान संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं। किसने बताया? स्ट्रासबर्गर ने बताया। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें बता रहा हूं मैं आपको कंपटीशन लेवल के लिए बहुत अच्छी है, आपके लिए तो है ही, इसके अलावा कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को अच्छे ढंग से आपको देखना है। ठीक है, एक एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे एक साइंटिस्ट आया डब्ल्यू बार्डिया ने क्या बताया? अभी नाम नहीं दिया था हाफमिस्टर ने, केवल सूत्र समान संरचना को देखा, जैसे बाद में गुणसूत्र नाम दिया गया। तो जो डब्ल्यू बार्डिया ने उन धागे समान संरचनाओं को या सूत्र समान संरचनाओं को क्या नाम दे दिया? क्रोमोसोम नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम का मतलब दो शब्द है इसमें, एक तो होता है क्रोमा का मतलब होता है रंगीन, सोमा मतलब
सोमा मतलब काय। ठीक है, तो डब्ल्यू बार्डियर ने क्या किया था, उन सूत्र समान संरचनाओं को अभिरंजित किया। क्या किया, अभिरंजित किया, और अभिरंजन करने पर वो क्या कर लिया, हमने अभिरंजन ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के कारण वो कैसे दिखाई दिए, रंगीन कायिक समान संरचनाएं दिखी, जिसके कारण उसको क्या नाम दे दिया, क्रोमोसोम नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, क्रोमोसोम नाम दे दिया। ठीक है, उसके पश्चात फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, उस फ्लेमिंग ने इन क्रोमोसोम्स को क्या नाम दिया, क्रोमेटिन नाम दिया। क्या नाम दिया, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन एक जालिकावत संरचना होती है जिसमें गुणसूत्र जो होते हैं ना प्रोटीन के साथ लिपटे हुए पाए जाते हैं। क्रोमेटिन क्या है, एक जालिकावत संरचना है जिसमें गुणसूत्र प्रोटीन से लिपटे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात कर ली अपन ने। तो जो गुणसूत्र है ना स्पष्ट रूप से कब दिखाई देते हैं, इंटरफेज अवस्था के दौरान गुणसूत्र स्पष्ट नहीं दिखाई देते। जो गुणसूत्र है ना कोशिका विभाजन के दौरान, जब सेल साइकिल होता है, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो कोशिका विभाजन की इंटरफेज अवस्था होती है, अंतरावस्था होती है, अंतरावस्था के दौरान गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। केवल कब दिखाई देते हैं स्पष्ट, एनाफेज या मेटाफेज अवस्था के दौरान। किस दौरान दिखाई देते हैं, मेटाफेज या एनाफेज अवस्था के दौरान स्पष्ट दिखाई देते हैं। आगे दो साइंटिस्ट थे, सट्टन तथा बोवेरी। सट्टन तथा बोवेरी ने गुणसूत्रों पर अध्ययन किया और इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, अनुवांशिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत। यानी कि गुणसूत्र किसमें भाग लेते हैं, अनुवांशिकी में भाग लेते हैं। इसके आधार पर इन्होंने क्या बता दिया, गुणसूत्र का अनुवांशिकता का सिद्धांत दे दिया। आगे साइंटिस्ट आए टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन ने क्या बताया था, इन्होंने ड्रोसोफिला पर अध्ययन किया। ड्रोसोफिला जिसे हम फल मक्खी भी कहते हैं, फल मक्खी। फल मक्खी पर इन्होंने कार्य किया और कार्य करके इन्होंने बताया कि जो गुणसूत्र है ना ये क्या होते हैं, अनुवांशिक लक्षणों के संचरण की इकाई होती हैं। क्या होती हैं, अनुवांशिक लक्षणों के संचरण की इकाई होती हैं। क्या, गुणसूत्र। किसने बताया, ये टीएच मॉर्गन ने। ठीक है, तो यहां तक आपने थोड़ा सा कर दिया। आगे देखते हैं इसकी संख्या की बात करते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ना कैसी होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, यानी जाति विशिष्ट होती है। अर्थात भिन्न भिन्न जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे सबसे कम गुणसूत्र संख्या जो पाई जाती है, एक चट्टा कर्मी जंतु होता है, उसका नाम है मीजोस्टोमा। क्या नाम है, मीजोस्टोमा। और दूसरा नाम है ऑफिरोट्रोका प्यूरिलिस। ऑफिरोट्रोका प्यूरिलिस। इनमें सबसे कम गुणसूत्र संख्या पाई जाती है 2। सबसे कम कितनी पाई जाती है, 2। यह गुणसूत्र भी एक गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित, पंचगुणित अवस्था में पाए जा सकते हैं। ठीक है, परंतु इनमें तो गुणसूत्र संख्या सबसे कम है। इसका एक भाग होता है, एक होता है एस्केरिस मेंगेलोकेफस। एस्केरिस मेंगेलोकेफेला। एस्केरिस मेंगेलोकेफेला में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, परंतु ये क्या है, अपवाद है। अपवाद क्यों है, क्योंकि यह मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, मिश्रित अवस्था में। अर्थात यह जो एस्केरिस मेंगेलोकेफेला है, इसमें जो एक गुणसूत्र आता है वो 190 गुणसूत्रों के खंडन से बना होता है। कितने खंडनों से बना होता है, 190 गुणसूत्रों के खंडन से बना होता है। इसलिए क्या है, अपवाद है। जो अधिकतम गुणसूत्र पाए जाते हैं, कार्बस स्प्लेंडेंस यानी कौवा, क्राउ। जो क्राउ होता है, कौवा होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कार्बस स्प्लेंडेंस, जिसमें 200 गुणसूत्र पाए जाते हैं, सर्वाधिक गुणसूत्र है।
200। इसके अलावा एक होता है एंटेकेंथा, वो प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ की जाति है एंटेकेंथा। एंटेकेंथा में 1600 1600 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, आगे यदि हम बात करें इसकी आकृति एवं नाम की साइज एंड शेप, साइज शेप की बात करें तो साइज और शेप भी कैसी होती है? जाति विशिष्ट होती है, स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, और स्पीशीज स्पेसिफिक होते हुए भी टिश्यू स्पेसिफिक होती है, ऊतक विशिष्ट होती है। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग जाति के जीवों में गुणसूत्रों की आकार एवं आकृति अलग अलग तो होगी, साथ ही जो जीव है ना, उन जीव की कोशिकाओं एवं ऊतकों में भी गुणसूत्र की आकार एवं आकृति अलग अलग होती है। जैसे बात करें पक्षी और कवक जो होते हैं, पक्षी हैं और कवक है ना, उनमें सबसे छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं जो क्या होते हैं? 0.25 माइक्रोन के होते हैं। कितने होते हैं? 0.25 माइक्रोन के होते हैं। इसी तरह से जो ट्रिलियम पादप है, क्या है? ट्रिलियम पादप है, उसमें सबसे बड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं 32 माइक्रोन के। ठीक है, जो जनरली गुणसूत्रों की लंबाई चौड़ाई होती है, वो लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन होती है। सामान्यतः जो लंबाई चौड़ाई होती है वो कैसी होती है? 1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन लंबाई, और चौड़ाई कितनी होती है? 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, और जो मनुष्य होता है, मनुष्य में गुणसूत्र की लंबाई और चौड़ाई 3 माइक्रोन से लेकर के 6 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, इसके अलावा जो कीटों की जो लाल ग्रंथियां होती हैं, उन लाल ग्रंथियों में सबसे बड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें महागुणसूत्र कहते हैं, जिनकी लंबाई 300 माइक्रोन तक हो सकती है और मोटाई कितनी हो सकती है? 10 माइक्रोन तक हो सकती है। तो इस तरह से आप जो है गुणसूत्रों की संरचना, इसका संख्या, आकृति, आकार, इसका वर्णन, इंट्रोडक्शन जो है जान चुके हो। ठीक है, आगे हम इसकी बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, परासंरचना। इसकी बात करते हैं, परासंरचना की बात करते हैं। तो जो है ना, इसकी परासंरचना का अध्ययन एक तो किया गया प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा, एक तो किसके द्वारा किया गया? प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा, और दूसरा जो किया गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा। दूसरा किसके द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दोनों माइक्रोस्कोप से अध्ययन करने पर इसकी संरचना में भिन्नता दिखाई देती है। जब हमें ना इस गुणसूत्र की प्रारूपिक संरचना को, ये क्या है? बड़ा संरचना है, या इसको प्रारूपिक संरचना भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन आपके लिए कि गुणसूत्र की प्रारूपिक संरचना से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। 10 नंबर का आता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से इस गुणसूत्र की प्रारूपिक संरचना का अध्ययन करते हैं ना, तो इसमें सबसे बाहर की तरफ एक संरचना दिखाई देती है, जिसे तनुत्वक या पेलिकल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। और इस पेलिकल के अंदर जो पाया जाता है, अधात्री भरी रहती है। क्या भरी रहती है? अधात्री, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। किसके द्वारा अध्ययन करने पर? प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा। तो जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी अध्ययन करते हैं ना, तो ये सबसे बाहर की ओर जो आवरण पाया जा रहा है, ये तो क्या आता है? पेलिकल होता है। क्या होता है? पेलिकल। और इसके अंदर जो लिक्विड मैटर भरा रहता है वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। परंतु जब इसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर इसमें ना तो पेलिकल पाई जाती है, यानी कि ना तो तनुत्वक पाया जाता है, ना ही अधात्री पाई जाती है। ठीक है, तो क्या है? हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जब अध्ययन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं? एक तो भाग दिखाई देता है, देखिए कौन सा भाग दिखाई देता है? एक
आपको कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रोमोनिमेटा। क्या भाग दिखाई देता है? क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा क्या है? रॉड समान संरचना जो गहरी संरचना है वो क्या कहलाती है? क्रोमोनिमेटा। ये क्रोमोनिमेटा है। जो ये रॉड समान संरचना पड़ी हुई है ना, ये क्या है? क्रोमोनिमेटा है। दूसरे क्या पाए जाते हैं? क्रोमोमियर। दूसरे क्या पाए जाते हैं? क्रोमोमियर। तीसरा पाया जाता है प्राथमिक संकीर्णन। क्या पाया जाता है? प्राथमिक संकीर्णन। क्रोमोमियर क्या है? जो क्रोमोनिमेटा रॉड समान संरचना है, इस पर ये बूंद समान संरचना जो दिख रही है, ये क्या है? क्रोमोमियर है। इनके नीचे क्या है? प्राथमिक संकीर्णन, जिसके द्वारा क्या जुड़े रहते हैं? क्रोमोनिमेटा जुड़े रहते हैं। इसके अलावा क्या पाई जाती है? द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। इसकी संरचना में क्या पाया जाता है? द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। द्वितीयक संकीर्णन कई प्रकार का हो सकता है। द्वितीयक संकीर्णन प्रथम, द्वितीयक संकीर्णन सेकंड। इसके अलावा क्या पाया जाता है? सैटेलाइट पाई जाती है। सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सैटेलाइट पाया जाता है। सैटेलाइट। इस तरह की संरचनाएं कब दिखाई देती हैं? जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसका चलिए अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे बाहरी तरफ ये क्या है? पेलिकल है। पेलिकल, ठीक है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। पेलिकल के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है। उस तरल पदार्थ को हम बोलते हैं अधात्री। और उस अधात्री में क्या क्या चीज पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, डीएनए वगैरह पाए जाते हैं, है ना। और क्या पाए जाते हैं? ये रोड समान संरचनाएं या धागे समान संरचनाएं, क्या तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिनको क्रोमोनिमेटा कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है क्रोमोनिमेटा। ये क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा क्या है? तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं। क्या संरचना होती है? तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं, जो कितने समूह बटी हुई है? दो। एक समूह ये है और दूसरा समूह ये है। तो जो क्रोमोनिमेटा होते हैं, दो उपसमूहों में विभक्त होते हैं। कितने समूह में विभक्त होते हैं? दो उपसमूह में विभक्त होते हैं। और ये कैसी संरचना हो सकती है? कुंडलित संरचनाएं हो सकती हैं। कैसी संरचना हो सकती है? कुंडलित, जिन पर क्या लगे होते हैं? क्रोमोमियर लगे होते हैं। तो ये जो कुंडलन होता है ना, इन क्रोमोनिमेटा का कुंडलन दो प्रकार का होता है। कुंडलन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है, क्या होता है? एक तो होता है सरल प्रकार का। एक तो क्या होता है? सरल प्रकार का। और एक होता है जटिल प्रकार का। एक तो कौन सा होता है? सरल प्रकार का, और दूसरा होता है जटिल प्रकार का। दूसरा कौन सा होता है? जटिल प्रकार का। ठीक है, सरल प्रकार के में जो ये कुंडल होते हैं आपस में समान लंबाई पर, इस तरह से ये कुंडल है आपस में समान लंबाई पर इस तरह से पाए जाते हैं कुंडल। ठीक है, जबकि जटिल प्रकार के कुंडल में जो कुंडल होते हैं आपस में द्वितीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इस तरह से क्या है? ये द्वितीय संरचना में पाए जाते हैं। इस तरह कुंडल क्या कहलाता है? जटिल कुंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जटिल कुंडल। और सरल कुंडल में गर्भ जो होते हैं आपस में ढसे हुए नहीं होते हैं, अर्थात गुथे हुए नहीं होते हैं। तो ये कुंडल जो होता है क्रोमोनिमेटा का दो प्रकार का होता है, सरल और जटिल। ठीक है, इस तरह से होता है। आगे यदि हम बात करें क्रोमोमियर, तो क्रोमोमियर क्या है? क्रोमोमियर क्रोमोनिमेटा पर उपस्थित मोती समान संरचना होती है। जो ये मोती समान संरचना दिख रही है, बूंद समान संरचनाएं दिख रही हैं, वो किस पर उपस्थित है? क्रोमोनिमेटा पर, जिनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोमियर कहते हैं। ये क्रोमोमियर ही वास्तव में क्या होते हैं? जीन के स्थल होते हैं। अर्थात ये क्या है? जिन पर जीन उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? जीन उपस्थित होती हैं। तो जो इनकी संख्या एक गुणसूत्र में अधिकतम कितने तक हो सकती है? 4000 तक हो सकती है। एक गुणसूत्र में अधिकतम कितने तक हो सकती है? 4000 तक इनकी संख्या हो सकती है क्रोमोमियर की। अर्थात ये क्रोमोमियर क्या कहलाते हैं? जीन का स्थल कहलाते हैं, लोकस कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात आती है प्राथमिक संकीर्णन की। तो प्राथमिक संकीर्णन क्या है? कि गुणसूत्र जो होता है ना, क्या है? अंदर की ओर संकुचित अवस्था में पाया जाता है।
या संकीर्णित अवस्था में पाया जाता है, सिकुड़ा हुआ पाया जाता है, उसे प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। और इस प्राथमिक संकीर्णन से क्या जुड़े रहते हैं, क्रोमोनेमेटा जुड़ा रहता है। प्राथमिक संकीर्णन से क्या जुड़ा रहता है, क्रोमोनेमेटा जुड़ा रहता है। इस प्राथमिक संकीर्णन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, यह सेंट्रोमियर वह विशिष्ट स्थल होता है जहां पर तारक काय से तरकु तंतु आकर के जुड़ते हैं। सेंट्रोमियर कौन सा स्थान है, वह स्थान है जहां पर तारक काय से तरकु तंतु आकर के जुड़ते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। उसके नीचे क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यानी कि द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। यह द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट सेकंड प्रकार का होता है, नीचे की तरफ फर्स्ट है। तो ये फर्स्ट जो होता है इसको क्या बोल सकते हैं कि प्राथमिक संकीर्णन के अलावा गुणसूत्र अन्य जगहों पर भी कैसा पाया जाता है, सकड़ा हुआ पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। वह द्वितीयक संकीर्णन जो केंद्रिका के संश्लेषण करता है, केंद्रिका को संश्लेषित करता है, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रिक संगठक भी कहते हैं। इसलिए जो द्वितीयक संकीर्णन प्रथम है, द्वितीयक संकीर्णन प्रथम, सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, यह द्वितीयक संकीर्णन प्रथम केंद्रिका के संगठन में सहायक होता है। अर्थात ये केंद्रिका जो निर्मित हो गई है, इसलिए इसको केंद्रिक संगठक भी कहते हैं। द्वितीयक संकीर्णन को क्या बोलते हैं, केंद्रिक संगठक भी कहते हैं। द्वितीयक संकीर्णन के आगे क्या पाई जाती है, सैटेलाइट पाई जाती है, यानी अनुषंगिक काय, सैटेलाइट बॉडी यानी अनुषंगिक काय। अर्थात गुणसूत्र जो होता है द्वितीयक संकीर्णन से आगे एक घुंडीनुमा संरचना में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एक घुंडीनुमा संरचना में पाया जाता है, जिसे सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। यह सैटेलाइट बॉडी सभी गुणसूत्रों में नहीं पाई जाती, केवल कुछ विशिष्ट गुणसूत्रों में ही पाई जाती है। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 13, 14, 15, 21, 22, दोबारा से बोल रहा हूं, 13, 14, 15, 21, 22 और 22 गुणसूत्र होता है, 22 गुणसूत्र पर क्या पाई जाती है, सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है। यह सैटेलाइट बॉडी दूसरे गुणसूत्र से जुड़ने का कार्य करती है। ठीक है, और एक होता है सबसे लास्ट भाग होता है टीलोमियर। टीलोमियर क्या होता है, गुणसूत्र का सबसे अंतिम खंड होता है। टीलोमियर क्या होता है, गुणसूत्र का सबसे अंतिम खंड होता है, जिसे टीलोमियर कहते हैं। यह टीलोमियर जो होता है ध्रुवीयता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, ध्रुवीयता प्रदर्शित करता है, जिससे आगे अन्य कोई गुणसूत्र नहीं जुड़ता है। क्योंकि यह क्या प्रदर्शित करता है, ध्रुवता प्रदर्शित करता है, जिसके कारण इससे कोई अन्य गुणसूत्र नहीं जुड़ सकता। ठीक है, तो इस तरह से गुणसूत्र की प्रारंभिक संरचना में इस तरह के भाग दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें गुणसूत्र के रासायनिक संगठन की, इसकी बात करें गुणसूत्र के रासायनिक संगठन की बात करें, रासायनिक संगठन, तो रासायनिक संगठन में एक तो पाई जाती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। एक तो क्या पाई जाती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा अपशिष्ट प्रोटीन पाई जाती है। दो चीज पाई जाती है। जब गुणसूत्र का रासायनिक संगठन पढ़ते हैं तो गुणसूत्र के रासायनिक संगठन में दो चीज पाई जाती हैं, एक तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन और दूसरी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अवशिष्ट प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है उसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है 90%। कितना पाया जाता है, 90% पाया जाता है। सॉरी, जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होती है 90% है, से 10% क्या पाई जाती है, अवशिष्ट प्रोटीन। इस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन में डीएनए पाया जाता है 55% और इसके अलावा क्या पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है,
क्या पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन। तो देखिए जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है इसमें क्या पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है, डीएनए 55%। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है जो कि 40 से 45% पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो अवशिष्ट प्रोटीन है, अवशिष्ट प्रोटीन में आरएनए पाया जाता है कुछ मात्रा में डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, नॉन हिस्टोन। इस तरह की संरचना जो है अवशिष्ट प्रोटीन में पाई जाती है। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है 5 प्रकार की होती है। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगभग 20 प्रकार की होती है, जिनका वर्णन भी हम आगे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो होता है गुणसूत्र का संगठन होता है, रासायनिक संगठन होता है, ठीक है। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। फिर भी यदि किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच।